हेलो एवरीवन, मेरी वॉइस आ रही है क्या? मेरी वॉइस क्लियर है? हेलो एवरीवन, क्लियर है मेरी वॉइस? आवाज़ सही आ रही है? वो कल वाला क्वेश्चन हो गया था कि तुम लोगों का? कल वाला क्वेश्चन हो गया था, कल वाला? क्या आंसर आ गए थे कल वाले क्वेश्चन में? नहीं हुआ? चलो कल वाला क्वेश्चन कर लेते पहले। देखो, कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन में ऐसा था, कुछ एक क्यूब था। ऐसा एक क्यूब था, ये डायरेक्शन थी एक्स, ये डायरेक्शन थी वाई, और ये डायरेक्शन थी जेड। ठीक है, इनको नाम दिए हुए हैं ए बी सी डी। ए बी सी और डी, और ये है ई एफ जी एच। ई एफ जी एच। जो साइड्स थी वो थी एल। एल साइड्स थी। ठीक है, तो यहां पर आपको फ्लक्स बताना है। नेट फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी वो आपको बताना था। ई की जो वैल्यू है, ई की वैल्यू कितनी थी? ई की वैल्यू थी ए प्लस बी वाई। ए प्लस बी वाई, और ये था आई कैप। ए प्लस बी वाई आई कैप, ये किसकी वैल्यू थी? ई की वैल्यू थी। तो यहां सबसे पहले इसको डाइवर्जेंस वाले से करके देखो। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या लिख सकते हैं? डाइवर्जेंस ऑफ ई और डी टाउ, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डाइवर्जेंस ऑफ ई, डाइवर्जेंस ऑफ ई करोगे तो डेल अपॉन डेल एक्स, ये बनेगा ए प्लस बी वाई आई कैप, यही बनेगा बस। ऐसे तो गलत हो जाएगा यार ये। यहाँ से गलत हो जाएगा। डेल अपॉन डेल वाई, ये तो जे कैप है ही नहीं। और डेल अपॉन डेल जेड, ये भी नहीं है। जे तो नहीं है। अगर इसको जे करता हूँ तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा बी, बी वाई बन जाएगा। सिर्फ बी बन जाएगा, सिर्फ बी। यहाँ गड़बड़ है। ये डी अपॉन डी वाई, इसको आई जे कैप कर लेना यार, इसको जे कैप कर लेना। जे कैप, हाँ सही कह रहे थे तुम लोग, जे कैप कर लेना। अब निकालना आंसर, अब क्या है आंसर आएगा इसके बाद कर लेना। इसको जे कैप कर लेना, सही कह रहे थे तुम लोग, जे कैप कर लेना इसको। ठीक है, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा।
देखो भाई, अब आगे बढ़ते हैं हम इसके। तो आगे हम बढ़े उसके पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें बता दूं, जैसे कि एक होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या है? एक मैंने कुछ स्फीयर जैसा बना दिया। पहले जो अभी तक कोऑर्डिनेट्स हम देख रहे थे वो सारे चल रहे थे एक्स वाई जेड में। अब मैं बात कर रहा हूं आर थीटा और फाई में। तो स्फीयर जैसा कुछ मैं बना रहा हूं। तो यहां पर मैं कुछ कोशिश कर रहा हूं स्फीयर जैसा बनाने की। ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूं मैं। इस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने एक पॉइंट लिया, यहां पर एक्सिस ले रहा हूं मैं, एक ये, एक ये और एक ये। इसको बोला एक्स, इसको मैंने बोला वाई और इसको मैंने बोला जेड। यहां पर ऐसा कोई पॉइंट ले लिया मैंने, लेट सपोज ये पॉइंट है पी। इस पॉइंट का यहां से जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को मैंने बोल दिया आर। क्या बोल दिया? आर। और यहां से एक एंगल बनाया मैंने थीटा। कितना एंगल बनाया? थीटा एंगल बनाया। यहां से इस लाइन को मिलाया और यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया ऐसे। ये परपेंडिकुलर जो आया है वो इस प्लेन में आया है, इस प्लेन में। और ये प्लेन कौन सा है? ये प्लेन है एक्स वाई प्लेन। ठीक है, कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन। तो सबसे पहले तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी हो गई? आर कॉस थीटा। और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो गई? आर साइन थीटा। तो इसका मतलब अगर नीचे से इस लाइन को मिलाता हूं तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? ये डिस्टेंस भी होगी आर साइन थीटा। कितनी होगी? आर साइन थीटा। और फिर मैंने क्या किया, यहां से एक एंगल बनाया, एंगल कंस्ट्रक्ट किया। इस एंगल को नाम दिया मैंने फाई। तो सबसे पहले यहां पर जो चीजें लिखी हुई है उनका मतलब मैं बता देता हूं। तो यहां पर आर एक लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है थीटा कैप और एक लिखा हुआ है फाई कैप। तो जो आर कैप है इसका मतलब होगा रेडियस वेक्टर, इसका मतलब होगा रेडियस वेक्टर। थीटा कैप जो लिखा हुआ है इसका मतलब होगा पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर। और जो फाई कैप लिखा हुआ है इसका मतलब होगा अजीमुथ वेक्टर, इसका मतलब होगा अजीमुथ वेक्टर। ये अभी कैप में लिखा हुआ है। अगर इनको नॉर्मली लिख दिया जाए तो ये होगा रेडियस। अगर इसको नॉर्मली लिखा जाए तो ये होगा पोलर एंगल। और अगर इसको नॉर्मल लिखा जाए तो ये होगा अजीमुथ एंगल, अजीमुथ एंगल। जो पोलर एंगल बन रहा है वो ध्यान देने वाली बात है, वो किसके साथ बन रहा है? जेड के साथ। जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है दैट इज नोन एज पोलर एंगल। और एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है अजीमुथ एंगल। इनकी लिमिट क्या क्या होगी? लिमिट की वैल्यू की बात करें तो आर की जो लिमिट हो सकती है वो हो सकती है 0 से लेकर और इनफाइनाइट तक। आर की जो लिमिट हो सकती है वो 0 से इनफाइनाइट तक हो सकती है, इनफाइनाइट के बराबर नहीं होगी, 0 से इनफाइनाइट। इसी तरह से थीटा की जो लिमिट हो सकती है, थीटा यहां से यहां तक चल सकता है, थीटा पूरा। तो थीटा की जो लिमिट होगी वो लिमिट हो सकती है 0 से और पाई। और इसी तरह से फाई जो है वो पूरा सर्किल घूम जाएगा फाई। तो फाई की जो लिमिट हो सकती है, फाई की लिमिट हो सकती है 0, ये 2 पाई आएगा 0 से, और फाई की लिमिट आएगी 2 पाई। ये इन तीनों की लिमिट हो गई, 0 से इनफाइनाइट आर की लिमिट, 0 से पाई थीटा की लिमिट, और 0 से 2 पाई किसकी लिमिट हो गई? फाई की लिमिट हो गई। क्लियर है यहां तक? अब देखो, ये जो आर साइन थीटा है इसके कंपोनेंट अगर मैं करता हूं आर साइन थीटा के, तो आर साइन थीटा का कंपोनेंट इधर आएगा और इधर जो कंपोनेंट आएगा उसको क्या लिखेंगे? आर साइन थीटा और कॉस फाई। इसी तरह से यहां पर वाई एक्सिस पर जो कंपोनेंट जाएगा वो क्या जाएगा? आर साइन थीटा और साइन फाई। आर साइन थीटा, आर साइन फाई। इसका मतलब एक्स जो है उसको हम यहां पर स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स में अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें तो एक्स किसके बराबर होगा? एक्स बराबर होगा आर साइन थीटा कॉस फाई के। वाई किसके इक्वल होगा? आर साइन थीटा साइन फाई के। और z जो है वो किसके इक्वल होगा? आर कॉस थीटा।
क्लियर? अब हमें लेने लाइन एलिमेंट। अब हमें लेने लाइन एलिमेंट। लाइन एलिमेंट, लाइन एलिमेंट लेने हैं। लाइन एलिमेंट का मतलब क्या है? मैं बनाना चाहता हूं डीएल वेक्टर। डीएल वेक्टर बनेगा DL1 ई कैप, DL2 वेक्टर E2 कैप और प्लस DL3 वेक्टर E3 कैप। E3 कैप, ये E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप, ये यूनिट वेक्टर हैं। ये ठीक वैसे ही बन रहा है जैसे आप पोजीशन वेक्टर बनाते हो। पोजीशन वेक्टर आप बनाते हो DX I कैप, DY J कैप और DZ K कैप। तो ये जो है DX DY DZ ये लाइन वेक्टर होते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट्स है, तो 3 कोऑर्डिनेट्स के लिए DL1 DL2 और DL3 मैंने लिखा है। सबसे पहले यदि मैं रेडियस के लिए लाइन वेक्टर लेना चाहूँ तो मैंने रेडियस इस तरह से वेरी कर रही है रेडियली, तो रेडियस इस तरह से वेरी कर रही है रेडियली। तो इस पर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, वो छोटा सा एलिमेंट है ये। उस छोटे से एलिमेंट की जो लेंथ है वो मैंने लिख दी DR वेक्टर। क्या लिख दी? DR वेक्टर। और जो आप लाइन एलिमेंट ले रहे हो उसी डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर लेना है, तो क्या हो जाएगा? R कैप। तो DL1 जो है वेक्टर वो बनेगा, क्या बनेगा? DR वेक्टर और R कैप। क्या बनेगा? DR वेक्टर और R कैप। ये बन गया DL1। फिर अगर हम निकालेंगे दूसरा लाइन एलिमेंट, तो दूसरा लाइन एलिमेंट जो है DL2 वो कैसे लिखा जाएगा? देखो ये पॉइंट P यहां था, ये रेडियस वेक्टर ऐसे था, ये रेडियस वेक्टर ऐसे था। अब अगर लाइन एलिमेंट दूसरा जो है वो एंगल पे चल रहा है थीटा पे, तो थीटा एंगल इस तरह से चल रहा है, इस तरह से, तो वो इस तरह से चल के आया, मान लो यहां तक चल गया, तो ये यहां से यहां तक घूम गया होगा। तो लेट सपोज ये एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया डी थीटा, ये एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया कितना? डी थीटा। तो ये हो गया R, रेडियस थी। तो ये कितना चल रहा है यहां से यहां तक? ये कितना चला? यहां से यहां तक ये चला R डी थीटा। ये कितना चला? R डी थीटा। तो दूसरा जो लाइन एलिमेंट हो गया वो कितना हो गया? DL2 इक्वल्स टू R डी थीटा। कितना हो गया? R डी थीटा। और जिस डायरेक्शन में चल रहे हो उसी का यूनिट वेक्टर लेना है, तो ये हो जाएगा थीटा कैप। कितना हो जाएगा? थीटा कैप। इसी तरह से अगर आपको तीसरा वाला वेक्टर लेना है, लाइन वेक्टर, लाइन एलिमेंट DL3, तो DL3 कैसे लोगे? आपने एंगल बनाया था ऐसा, ये एंगल, ये वैल्यू कितनी थी? R साइन थीटा। ये वैल्यू कितनी थी? R साइन थीटा, है ना? यहां पॉइंट आया था। अब इसको ऐसे चलाना है आपको, ऐसे, तो ये ऐसे चलाया आपने यहां से यहां तक। लेट सपोज ये एंगल जो बन गया, ये एंगल बन गया D5। तो ये कितना चला? ये चला R साइन थीटा और D5। तो DL3 कितना हो गया? DL3 हो गया R साइन थीटा और D5, जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसी का कैप। तो अब 3 लाइन वेक्टर आ गए आपके पास, DL1 DL2 और DL3। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए कुल जो लाइन वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? DL1 वेक्टर प्लस DL2 वेक्टर और प्लस DL3 वेक्टर। तो ये एक तरह से पोजीशन वेक्टर जो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखते हो, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का ये पोजीशन वेक्टर हो गया। तो DL1 की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई? DR, वैल्यू क्या हो गई? ये DR और R कैप, DR R कैप। दूसरी वैल्यू क्या हो गई? R डी थीटा, थीटा कैप। और तीसरी वैल्यू क्या हो गई? R साइन थीटा और D5 और फाई कैप। क्लियर है ये यहां तक वैल्यू? यहां तक बात क्लियर सारी? तो ये तो आ गया लाइन वेक्टर। अब हमें बनाना है सरफेस एलिमेंट। तो सरफेस कौन कौन सी बन सकती है इस पेयर से, वो हमें बनानी है। सरफेस एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट। तो सरफेस एलिमेंट का मतलब है कि जो 2 डायमेंशन से मिलकर बनेगा
उसको हम सरफेस एलिमेंट बोलेंगे। तो 2 डायमेंशन से मिलकर यानी कि तीसरी को कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो 3 यहां पर आप केस बना सकते हो। एक बनाया आपने ds1, तो जब आप ds1 बनाओगे तो आप 1 को कांस्टेंट रखोगे और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि आप लिखोगे dl2 और dl3। ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। तो उस केस में आप dl1 को क्या रखोगे, कांस्टेंट रखोगे। dl1 को आप क्या रखोगे, कांस्टेंट रखोगे। ये dl1 ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। जब आप बनाओगे ds2 तो आप करोगे dl1 और dl3 को मल्टीप्लाई करोगे और आपने कांस्टेंट कर दिया किसको, dl2 को। और जब आप बनाओगे ds3 तो उस केस में आप dl1 और dl2 को मल्टीप्लाई करोगे, आप कांस्टेंट कर दोगे किसको, dl3 को। क्लियर है यहां तक? देखो, सबसे पहले मैं सरफेस एलिमेंट बनाता हूं। सरफेस एलिमेंट में भी स्पेयर, मैं आर को कांस्टेंट कर रहा हूं। पहला जो सरफेस एरिया है, मैं स्पेयर का सरफेस एरिया निकाल रहा हूं। तो मैंने कांस्टेंट किया किसको, आर को। आर को मैंने कर दिया कांस्टेंट। आर को मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, यानी कि रेडियस को मैंने कांस्टेंट करा है। तो रेडियस को कांस्टेंट करा है तो इनका जो सरफेस एरिया मिलेगा वो बनेगा dl2 और dl3 को मल्टीप्लाई करा के। तो dl2 जो लिखा है वो क्या लिखा है, आर डी थीटा। आर डी थीटा थीटा कैप। और dl3 जो लिखा है वो क्या लिखा है, आर साइन थीटा डी फाई और फाई कैप। तो यहां पर अब आपको डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो डबल इंटीग्रेशन आर साइन थीटा, आर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। और यहां जो है थीटा इंटू फाई, थीटा कैप इंटू फाई कैप, थीटा कैप इंटू फाई कैप करोगे तो ये बनेगा आर कैप। ये बनेगा क्या, आर कैप यूनिट वेक्टर। तो इसको मैंने हटा दिया, यूनिट वेक्टर हो गया ये। ठीक है। लिमिट जो लगेगी, थीटा की जो लिमिट लगेगी वो कहां से कहां तक है, 0 से पाई तक। और फाई की जो लिमिट लगेगी वो लगेगी 0 से 2 पाई तक। तो सबसे पहले फाई को सॉल्व कर दो, 0 से 2 पाई, ये हो गया डी फाई। और यहां पर सॉल्व करोगे तो ये है 0 से पाई आर स्क्वायर साइन थीटा और डी थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा और डी थीटा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि स्पेयर का एरिया भी होता है। इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं जब हम गाउस लॉ का यूज करते हैं। तो गाउस लॉ में हम डायरेक्ट ये एरिया लिखते हैं। जब हम लिखते हैं ना गाउस लॉ में कि स्पेयर का जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है गाउस लॉ के अकॉर्डिंग, तो ई डी एस इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट करते हैं। और ये डी एस की वैल्यू डायरेक्टली हम लिख देते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। तो वो 4 पाई आर स्क्वायर कहाँ से लिखते हैं, वो एग्जैक्टली एक्चुअल में हम वो वैल्यू ये लिखते हैं, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू लिखते हैं। अब ये वाली लिख के फिर इसको सॉल्व करें, इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। तो उसका डायरेक्ट आंसर हमें पता होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो वो डायरेक्ट वैल्यू यहां पर उतार देते हैं, जबकि एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, वो ये वैल्यू होती है, ये वाली। क्लियर? फिर देखो आगे, ये हो गया स्पेयर। अब मैं बना रहा हूं हेमिस्फेयर। दूसरी सरफेस जो मैं बना रहा हूं हेमिस्फेयर, यानी कि मैं थीटा को कांस्टेंट कर रहा हूं। दूसरी सरफेस जो मैं बना रहा हूं वो मैं बना रहा हूं हेमिस्फेयर। दैट मीन्स कि मैं थीटा को कांस्टेंट करने जा रहा हूं। अब रुकना एक बार, ये हैंग हो गया।
ये सरफेस है। थीटा कांस्टेंट कैसे होगा, यहां पर थीटा यहां से चालू हो रहा है यहां से, और यहां आते आते थीटा की जो वैल्यू है, यहां से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2। तो थीटा की वैल्यू कांस्टेंट हो गई है, कितनी वैल्यू हो गई, π/2 हो गई है। तो एरिया किसका निकालना है हमें, इसका एरिया निकालना है, जो डैशिंग हैचिंग वाला एरिया दिख रहा है ना, इसका एरिया निकालना है। तो ये मेरे को क्या दिख रही है, डिस्क, और इसका एरिया जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, πr², आपको साफ साफ पता है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, डी, अब मैंने कांस्टेंट किसको किया, थीटा को, तो थीटा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो अब क्या हो गया, ds2, तो ds2 किसके बराबर होगा, डबल इंटीग्रेशन, बचा कौन कौन, dr, r कैप, फिर कौन बचा, r साइन थीटा, डी फाई और फाई कैप। तो जब आप फाई क्रॉस आर करोगे तो ये क्या देगा, थीटा कैप, थीटा कैप। तो थीटा कैप यूनिट वेक्टर हो गया, है ना। जैसे आप लिखते हो ना आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या होता है, के, फिर आप लिखते हो जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या होता है, आई, फिर आप लिखते हो के क्रॉस आई, ये क्या होता है, जे। ऐसे ही अगर मैं लिख रहा हूँ आर क्रॉस थीटा, तो ये क्या होगा, फाई। इसी तरह मैं लिख रहा हूँ थीटा क्रॉस फाई, तो ये क्या होगा, आर। इसी तरह अगर मैं लिख रहा हूँ फाई क्रॉस आर, तो ये क्या होगा, थीटा। फाई क्रॉस आर, ये क्या हो गया, थीटा हो गया। तो यहां से यहाँ इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन होगा 0 से आर। अगर मैं लिमिट आर ले लूँ, मैं मान लूँ कि इस हेमिस्फीयर आर रेडियस का है, तो 0 से आर, और फाई की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से 2 पाई। तो 0 से 2 पाई, ये डी फाई को अलग सॉल्व कर दिया और इसको अलग सॉल्व कर लो, 0 से आर, ये हो जाएगा आर साइन थीटा और डी आर। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा πr², जो कि आपको पता भी है कि यही आंसर होना चाहिए। क्लियर है। और इसी तरह से आप तीसरा एरिया निकाल सकते हो। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट surface area, we can find out surface area when phi is equals to constant। जब phi is equals to constant होगा तो उसमें हमारे पास ds3 जो है वो क्या निकल जाएगा, 0 से r और 0 से पाई, तो वो बनेगा r डी थीटा डी आर। इसको करोगे तो भी आंसर तुम्हारे पास कितना आएगा, πr² आएगा। कर लेना इसको सॉल्व। तो ये बात हो गई किसकी, सरफेस एलिमेंट की, लाइन एलिमेंट की। अब मैं बात करूंगा किसकी, वॉल्यूम एलिमेंट की। वॉल्यूम एलिमेंट जो लिखा जाएगा, वॉल्यूम एलिमेंट, तो वॉल्यूम एलिमेंट का मतलब है 3 डायमेंशन से मिलकर बनेगा, dl1, dl2 और dl3। तो यहां पर होगा r dr, वो लिखा जाएगा dr, फिर लिखा जाएगा r d थीटा, और फिर लिखा जाएगा r साइन थीटा और d फाई। तो ये बनेगा r² साइन थीटा डी आर डी थीटा और डी फाई। ये वॉल्यूम एलिमेंट बन गया। पूरा वॉल्यूम जब अगर निकालना है तो इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन। ये होगा 0 से r तक, ये हो जाएगा 0 से 2 पाई, और एक हो जाएगा 0 से पाई। तो जब ये इंटीग्रेशन होगा r² साइन थीटा डी आर डी थीटा और डी फाई, तो आंसर तुम्हारे पास आएगा 4/3 पाई r क्यूब। कुल मिलाकर ध्यान ये रखना है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन की स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की ये वैल्यू ध्यान रखनी है, हमें कई सारे क्वेश्चंस में यूज पड़ेगा इसका। क्लियर है। चलो भाई, अब करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है a hemispherical surface of radius r
is in a constant electric field, is in a constant electric field. E, constant electric field E, directed perpendicular to the base, perpendicular to the base as shown. The flux through the curved surface, the flux through the curved surface S of the hemisphere is, of the hemisphere is, कुछ ऐसा डायग्राम बना के दिया है हमें। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन ऐसी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपको बताना था फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस, फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस मतलब ऐसा। इस क्वेश्चन को आप वैसे भी कर सकते हो जैसे मैंने कल आपको एक क्वेश्चन कराया था, वैसे भी आप चाहो तो इसको कर सकते हो। ऑप्शंस हमें दिए हैं, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी हमें दिया है पाई आर स्क्वायर ई, ऑप्शन सी दिया है हमें 2 पाई आर स्क्वायर ई, और ऑप्शन डी हमें दिया है 4 पाई आर स्क्वायर ई। अब सवाल ये है कि यहाँ पर चार्ज की वैल्यू नहीं दी, वहाँ पर तो चार्ज दिया था, जो चार्ज दिया था तो आपने एक इमेजिनरी सरफेस बना के और ये लिख दिया था फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आधे का होगा उसके लिए आधा कर दिया था। अब यहाँ पर फ्लक्स में तो आंसर है नहीं, यानी कि चार्ज में आंसर नहीं है, यहाँ पर आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहाँ पर आंसर है किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, लाइन, उस लाइन को पकड़ो। यहाँ पर लाइन लिखी हुई है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर जो लाइन लिखी हुई है उस लाइन का मतलब है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने आपको कल बताया था, मैंने कहा था ये लाइन आपको बहुत काम आएगी। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो पोजीशन क्या हो, जो पोजीशन इंडिपेंडेंट हो। तो यदि कोई क्लोज सरफेस एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है तो उसका जो फ्लक्स है वो जीरो होता है, उसका जो टोटल फ्लक्स है वो जीरो होता है, कल मैंने आपको बताया था। तो यहां पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा वी नो दैट जो फाई टोटल है वो किसके बराबर होगा? जीरो के। क्यों होगा? क्योंकि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में ये क्लोज सरफेस रखी हुई है, तो इसका आंसर जो आएगा वो जीरो आएगा। तो ये टोटल जो सरफेस है दो सरफेस से मिलकर बनी है, एक को लिख दिया मैंने 1 और एक को लिख दिया 2। एक हो गया फाई कर्व्ड और एक हो गया फाई डिस्क, और ये फाई डिस्क किसके बराबर हो गया? जीरो के। अब आप डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, डिस्क का। तो ये डिस्क है, तो डिस्क के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और जो इसका एरिया वेक्टर है, जो एरिया वेक्टर, वो एरिया वेक्टर चला गया इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, डीएस वेक्टर यानी कि एरिया वेक्टर, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? पाई आर स्क्वायर। इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। कितना एंगल हो गया? 180 डिग्री। तो फाई डिस्क जो है, फाई डिस्क वो कैसे निकलेगा? ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। तो ई डी एस, डी एस ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया, ये हो जाएगा माइनस ई पाई आर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? माइनस ई पाई आर स्क्वायर। तो यहां से फॉर्मूला क्या बन गया? ये बन गया फाई कर्व माइनस पाई आर स्क्वायर ई इक्वल्स टू जीरो। तो फाई कर्व की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? पाई आर स्क्वायर ई। पाई कर्व की वैल्यू कितनी आ गई? पाई आर स्क्वायर ई, जो कि ऑप्शन है बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी। क्लियर है ये?
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने कुछ अब ऐसा कर दिया इसको, इफ इफ हेमिस्फेयर इफ हेमिस्फेयर इज रोटेटेड बाय 30 डिग्री with respect the horizontal with respect to the horizontal calculate flux through hemispherical curved surface, ऑप्शन है, ऑप्शन ए है ई पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन बी है ई पाई आर स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियली √2, ऑप्शन सी है ई पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, और ऑप्शन डी है √3/2 ई पाई आर स्क्वायर। अब ये इस तरह से है डायग्राम, और ये हॉरिजेंटल से जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल बन रहा है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्टिल ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ कैसे करोगे अब। सेम क्वेश्चन है, बस अब थोड़ा सा चेंज कर दिया, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें चेंज करा है। क्या कुछ करोगे, लगाओगे दिमाग, बताओ। देखो इसमें क्या करोगे, जो डिस्क है, डिस्क वाला पार्ट है, ये डिस्क वाला पार्ट है, मैं बड़ा बना के बता देता हूँ, ये डिस्क है, और ये जो एंगल है तुम्हारा, ये वाला एंगल, यहां से ये एंगल है 30 डिग्री, 30 डिग्री का। अब जो डिस्क का सरफेस वेक्टर होगा ना, एरिया वेक्टर, वो एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर जाएगा। तो एरिया वेक्टर चला गया परपेंडिकुलर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जा रहा है इसके परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है परपेंडिकुलर। तो ये जो पूरा एंगल है ये 90 डिग्री का है, पूरा एंगल 90 डिग्री का है। तो ये एंगल कितना बचा, ये एंगल बचा 60 डिग्री का, ये एंगल बच गया कितने का, 60 डिग्री का। और यहां से अगर ध्यान से देखो तो ये एंगल भी कितने का है, 90 का, तो ये एंगल भी कितना हो गया, 60 डिग्री का। तो एरिया वेक्टर है तुम्हारा ये वाला, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है वो ऐसे हो गए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये एरिया वेक्टर हो गया। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया, 150 डिग्री। पूरा पूरा एंगल कितना आ गया, 150, 9 और 6 15, कितना आ गया, 9 और 6 15, ये एंगल आ गया। तो डिस्क के लिए जो फाई निकालोगे ना, डिस्क के लिए, तो वो कितना हो जाएगा, ई डॉट डी एस। तो ई डी एस, डी एस कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और कॉस कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। कॉस 150 डिग्री क्या वैल्यू देगा, -√3/2। तो ये क्या आंसर आ जाएगा, -√3/2 ई पाई आर स्क्वायर। अब वही पहले जो क्वेश्चन था उसका कंसेप्ट, फाई टोटल जो है वो कितना होगा, 0, फाई टोटल 0, और वो किसके बराबर होगा, फाई डिस्क प्लस फाई कर्व। तो 0 इक्वल्स टू डिस्क की वैल्यू कितनी आ गई है, -√3/2 पाई आर स्क्वायर, और प्लस फाई कर्व। तो कर्व की जो वैल्यू हो गई वो किसके बराबर हो गई, √3/2 और पाई आर स्क्वायर, √3/2 और पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये।
यहां तक क्लियर सारी चीजें? ज्यादा बड़े क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे नहीं। इतने बड़े क्वेश्चन तुम्हारे नहीं आएंगे। हाँ, ये अब मैं तुम्हें क्वेश्चन के फॉर्म में एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, उसको समझ लेना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही मैं डायरेक्ट ही बता देता हूं। हमें गिवन है चार्ज डेंसिटी, गिवन है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी जो गिवन है वो है रो, और रो की जो वैल्यू है वो रो नॉट आर है। रो की वैल्यू क्या है? रो नॉट आर। और ये कौन सी है? नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। यूनिफॉर्म कब होती? जब ये पोजीशन डिपेंडेंट नहीं होती तो ये नॉन यूनिफॉर्म होती। अभी ये पोजीशन डिपेंडेंट है, मतलब ये आर पर डिपेंड कर रही है, तो ये पोजीशन डिपेंडेंट है। और रो की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से है, रो की वैल्यू कुछ इस तरह से है कि रो नॉट आर जब आर की वैल्यू लेस देन आर होगी, और जीरो ये कब है? जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर होगी। एक स्पेयर की बात चल रही है, इसकी बात चल रही है एक स्पेयर की। स्पेयर की रेडियस है आर, और इस स्पेयर की जो डेंसिटी है वो रो नॉट आर है, और इसके बाहर जीरो है। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्पेयर और आउटसाइड द स्पेयर। ठीक है, ये क्वेश्चन मत ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट आएगा वो ध्यान रखना। ये क्वेश्चन तुम्हारे कभी जिंदगी में नहीं आएगा, क्वेश्चन का कंसेप्ट ध्यान रखना बस। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इनसाइड द स्पेयर, है ना, मैं बात कर रहा हूं इनसाइड द स्पेयर। तो हमारे पास ये स्पेयर है, स्पेयर है, और इस स्पेयर की जो रेडियस है वो आर है। मैं मान रहा हूं सबसे पहला केस इनसाइड द स्पेयर, इनसाइड द स्पेयर, इनसाइड द स्पेयर की मैं बात कर रहा हूं। तो मैंने एक छोटा स्पेयर ले लिया अंदर, और उस स्पेयर की जो रेडियस है मैंने लिख ली स्मॉल आर। उस स्पेयर की रेडियस लिख ली मैंने स्मॉल आर, ऐसा मैंने मान लिया। तो यहां पर लगाएंगे हम गाउस लॉ। तो गाउस लॉ क्या कहता है? ई डॉट डी एस और इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो क्यू एनक्लोज लेते हैं वो लेते हैं गाउजियन सरफेस के अंदर। तो ये जो सरफेस बनी ना, ये सरफेस, इस सरफेस को कहते हैं गाउजियन सरफेस, गाउजियन सरफेस, इसको क्या कहते हैं? गाउजियन सरफेस। और जो चार्ज जो लेना है हमें, चार्ज, वो चार्ज किसके अंदर एनक्लोज लेना है? जो गाउजियन सरफेस के अंदर जो चार्ज बंद होता है उसी चार्ज की वैल्यू लेनी है। ठीक है, जो ये चार्ज होता है ये कौन सा होता है? एनक्लोज चार्ज। और ये एनक्लोज चार्ज कौन सी सरफेस के अंदर बंद होता है? जो गाउजियन सरफेस होती है उसी के अंदर जो चार्ज बंद होता है उसको हम कहते हैं एनक्लोज चार्ज। तो क्यू निकालना है हमें, क्यू, हमें चार्ज डेंसिटी दी हुई है। तो क्यू कैसे निकालेंगे? क्यू एनक्लोज्ड इक्वल्स टू क्या होगा? रो और डीवी। वो किसके बराबर होगा? रो डीवी या रो डी टाउ। अब रो की वैल्यू हमारे पास जब आर लेस देन आर है तो उसके लिए कितनी वैल्यू है? रो नॉट आर। तो ये कितनी है? रो नॉट आर। वैल्यू कितनी है? रो नॉट आर। डीवी की वैल्यू स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम देख के आए थे कितनी बनती है? 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ले रहे तो कितनी बनेगी? 4 पाई आर स्क्वायर, और एक स्मॉल एलिमेंट ले रहे तो उसका थिकनेस ले लिया डी आर। तो इसकी वैल्यू क्या लिख दी हमने? 4 पाई आर स्क्वायर और डी आर। ये वॉल्यूम की वैल्यू लिख दी, 4 पाई आर स्क्वायर और डी आर। ठीक है,
तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, और चाहे बनाना चाहो तो तुम बना लो इसको, यहां डी टाउ आएगा, डी टाउ की वैल्यू क्या लिखोगे, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा और डी फाई। ठीक है, तो यहां पर डी आर एज इट इज रहेगा, ये वाला सॉल्व कर लो, बस ये वाला सॉल्व कर लो, तो ये बनेगा 4 पाई r² और डी आर साइन थीटा डी थीटा, और ये वाला सॉल्व कर लिया तो ये बनेगा 4 पाई r² डी आर। तो ये वैल्यू लिख दी मैंने यहां से। तो जब इसको सॉल्व करोगे तुम, तो ई डी एस की वैल्यू कितनी लिखोगे, 4 पाई r², गाउसियन सरफेस का एरिया, तो ये बनेगा 4 पाई r², और यहां से जो तुम्हारा ये वैल्यू आएगी सॉल्व होने के बाद, ये वैल्यू बनेगी पाई रो नॉट r पावर 4, तो ये बनेगा पाई रो नॉट r पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इनसाइड द स्पेयर जो आ गया, वो इनसाइड द स्पेयर आ गया ρr² अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट और r कैप। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया? अब मैं आउटसाइड द स्पेयर लिखूंगा, आउटसाइड द स्पेयर। अब मैं लिख रहा हूं आउटसाइड द स्पेयर। तो जब मैं आउटसाइड द स्पेयर लिखूंगा तो एक तो ये वाला स्पेयर है ही, जिसकी रेडियस कितनी है, आर है, और एक मेरे को गाउसियन सरफेस का मानना है, तो ये मैंने गाउसियन सरफेस वाला मान लिया, ये पॉइंट मान लिया, ये हो गया आर। तो यहां पर क्या है, आर जो है वो ग्रेटर देन आर है, यहां पर क्या है, आर ग्रेटर देन आर है। अब हमारे पास लिमिट है कि जब मैं 0 से आर लगाता हूं, 0 से आर, तो 0 टू आर में जो डेंसिटी है वो किसके बराबर है, रो नॉट आर के, और जब मैं आर टू कैपिटल आर स्मॉल आर जाता हूं तो डेंसिटी किसके बराबर है, 0 के। यानी कि यहां पर जब मैं क्यू एनक्लोज निकालूंगा, तो क्यू एनक्लोज जो निकलेगा वो कहां से कहां तक निकलेगा, 0 से आर। तो 0 से आर में क्या निकलेगा, रो नॉट आर, डेंसिटी डिफाइन है, और 4 पाई r² डी आर, और प्लस फिर कहां से कहां तक, आर से आर, और यहां पर डेंसिटी हो गई 0, और ये कितना रहेगा, 4 पाई r² डी आर। क्लियर ये बात? तो ये वाला जो है ये हो जाएगा 0, तो ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये 0 हो गया, तो यहां से जब आप निकालोगे क्यू एनक्लोज्ड, तो उस क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू निकलेगी पाई रो नॉट r पावर 4, ये क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू निकलेगी। और जब आप निकालोगे आउटसाइड द स्पेयर, तो ई आउटसाइड डॉट ds, तो ds कितना हो जाएगा, 4 पाई r², गाउसियन सरफेस का एरिया, और क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू आपने निकाल ली पाई रो नॉट r पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से ई आउट जो है वो वैल्यू निकलेगी रो नॉट r पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r² आर कैप। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो अब ध्यान से देखो, जो इनसाइड द स्पेयर है वो आया r² के बराबर, इनसाइड द स्पेयर है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड r² के प्रोपोर्शनल था, और आउटसाइड द स्पेयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो r² के प्रोपोर्शनल है। ये आ रहा है रिजल्ट, ये रिजल्ट आ रहा है।
तो अब जो मेन रिजल्ट जो तुम्हें याद रखना है वो सुनो। वो रिजल्ट क्या है? इफ रो प्रोपोर्शनल टू आर पावर एन, इफ रो प्रोपोर्शनल टू आर पावर एन, यदि रो आर पावर एन के प्रोपोर्शनल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्पेयर, ये स्पेयर के लिए, फॉर स्पेयर, प्रोपोर्शनल होगा आर पावर एन प्लस वन, इनसाइड द स्पेयर आर पावर एन प्लस वन, और आउटसाइड द स्पेयर, आउटसाइड द स्पेयर हमेशा प्रोपोर्शनल होगा वन अपॉन आर स्क्वायर के, आउटसाइड द स्पेयर हमेशा प्रोपोर्शनल होगा अपॉन आर स्क्वायर के। एग्जाम्पल के लिए जो ये प्रीवियस क्वेश्चन था, एग्जाम्पल के लिए जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें लिखा था रो इक्वल्स टू आर, रो नॉट आर, मतलब एन की पावर कितनी थी? वन। तो ई इनसाइड जो आया वो किसके बराबर आया? आर पावर टू। और ई आउटसाइड द स्पेयर आया वो भी कितना आया? वन अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं कर दूं रो को किसके प्रोपोर्शनल? जीरो के, आर पावर जीरो, मतलब इंडिपेंडेंट। अगर मैं इसको इंडिपेंडेंट कर दूं तो ई इन जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर के, और ई आउट जो है वो प्रोपोर्शनल होगा वन अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये चाहे पीछे वाला समझ में आया चाहे ना आया, चाहे वो मैंने जो भी गणित लगाई, ई आउटसाइड निकाला, इनसाइड निकाला, वो तुम्हारे समझ में आया नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है। ये तीन लाइनें याद कर लेना, ये तीन चार लाइनें। क्लियर है? ठीक है, तो अब इसमें हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है एक सॉलिड स्पेयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, हालांकि फॉर्मूला तुम्हें पता है पहले ही, इनसाइड आउटसाइड। एक होलो सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आउटसाइड। एक प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुम्हें ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो वो कल के लेक्चर में हम करेंगे। कल के लेक्चर में तुम्हारा गाउस लॉ जो है वो खत्म हो जाएगा। गाउस लॉ खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डाई इलेक्ट्रिक ना। उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? डाई इलेक्ट्रिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्लियर? ओके चलो।